हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे टाइम से। बिल्कुल जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे, ताकि मैं आज की क्लास को स्टार्ट कर सकूं। प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 60 तक हमारा हो चुका था। ठीक है, राजन की सीरीज़ चल रही है आपकी डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की। 60 क्वेश्चन मैं आपके लघु उत्तरीय करा चुकी हूँ। हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने वाला है हमारा बाल विकास का। तो सभी बच्चे जाकर के प्रीवियस वीडियोस वॉच कर ले, अगर किसी ने वॉच नहीं की है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं आप लोग। चलिए फिर आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। सभी बच्चे जो हैं क्लासमेट्स को अपने शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है, हाँ, बाकी की जो सब्जेक्ट हैं आपकी कुछ सब्जेक्ट की तो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, एक दो सब्जेक्ट उसमें नहीं इंक्लूड है, तो वो भी अभी जैसे जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होगा बाल विकास का, उसके बाद से स्टार्ट होगी आपकी वो क्लास। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, स्टैट क्या होता है? ठीक है, हाँ, स्टैटिस्टिक्स अगर किसी बच्चे ने पढ़ी है, उसका सब्जेक्ट है, तो वो उसको अच्छे से समझ आता है। देखो सांख्यिकी क्या होती है, सांख्यिकी में क्रमबद्ध ज्ञान होता है, इसे कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। बावले ने डेफिनेशन दी है कि सांख्यिकी अनुसंधान होती है, खोज या रिसर्च। ठीक है, अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का ऐसा संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। फिर क्रॉक्सटन और काउडेन के अनुसार सांख्यिकी को संख्यात्मक तथ्यों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और विवेचन कहा जाता है। सांख्यिकी के प्रकार है वर्णनात्मक सांख्यिकी और प्रभावात्मक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्यान और रुचि, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ध्यान और रुचि में क्या संबंध है। ठीक है, ध्यान को कभी कभी अवधान भी बोलता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि अवधान या ध्यान कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही है। अब ऐसी सूची बनानी है कि जिससे आप कक्षा में बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सकें। ठीक है, सबसे पहला तो है ध्यान और रुचि में संबंध। इसमें 3 मत प्रचलित हैं। ठीक है, हाँ, ध्यान और रुचि के संबंध को बताने के लिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो कि ध्यान रुचि पर आधारित है। इस धारणा के अनुसार किसी व्यक्ति का ध्यान केवल उन्हीं वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है जिसमें उसकी रुचि होती है। बिल्कुल सही बात है ये। कोई बच्चा तभी उस चीज़ पर ध्यान अपना लगा पाएगा तब उसमें उसका पूरा इंटरेस्ट होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि ध्यान रुचि पर आधारित होता है। सेकंड है फिर रुचि ध्यान पर केंद्रित है। इस मत के अनुसार रुचि का आधार ध्यान है ना। रुचि का आधार क्या होता है? ध्यान। इसमें एक व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं पर ध्यान लगाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। नेक्स्ट है फिर रुचि और ध्यान एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, पहलू या पूरक कहे जा सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक पहलू अकेला है तो वो एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। ठीक है, रुचि के कारण कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, और अगर ध्यान केंद्रित करता भी है और उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो काफ़ी समय तक उसमें अपना ध्यान वो नहीं लगा पाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। देखो सूची क्या है, हम कैसे बच्चों में जो है इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। सबसे पहला तो है कक्षा में बच्चों की रुचि जागृत करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं कि बच्चों से पौधरोपण किया जाए, वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण में उसकी रुचि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बच्चों से हैंडीक्राफ्ट का कार्य कराया जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों से तरह तरह की चीज़ें बनवाई जाती है स्कूल में। ठीक है, बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट पता चलता है कि किस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है ना, और किस में वो बेहतर कर सकता है। थर्ड है फिर छात्रों से मिट्टी के खिलौने बनवाए जाए जिनमें रंग आदि भरवाया जाए। इस प्रकार छात्रों में चीज़ों को पेंट करने की कला का विकास होगा। अगर आप बच्चे को पेंटिंग करने के लिए देते हैं तो उससे क्या होगा, उसकी पेंटिंग स्किल डेवलप होगी, है ना, और उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 63 कि
कि आप कक्षा में बच्चों के भूलने की क्रिया को कैसे नियंत्रित करेंगे और भूलने की गति को रोकने के उपाय सुझाइए। अब इसके क्या उपाय हो सकते हैं? कक्ष में छात्रों की भूलने की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए छात्रों को किसी क्रिया को चित्रों के साथ, चिन्हों के साथ समझाना चाहिए। अगर कोई चीज़ हम डायग्राम बना के समझाते हैं, ठीक है, सिंबल्स बना के बताते हैं बच्चों को, तो वो उनके मस्तिष्क में उस पाठ्य वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। ठीक है। अधिकांशतः जब पाठ्य वस्तु नीरस और उबाऊ लगती है तो छात्र क्या होता है, उसको जल्दी भूलने लगता है। और पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर छात्रों की भूलने की क्रिया की गति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखो, भूलने की गति को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। एक तो नीरस पाठ्य वस्तु को रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बस आप पूरा थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा उसे कुछ, थोड़ा सा उसे क्रिएटिव बनाया जाए। अगर आप डायग्राम से अपने तरीके से कुछ भी क्रिएटिव तरीके से समझा सकते हैं बच्चे को, ताकि उसकी मेमोरी में वो चीज़ लंबे समय तक बनी रहे। सेकंड है, कठिन पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति की जाए। अगर कोई चीज़ टिपिकल है, कोई पोर्शन, तो उसको बार बार रिपीटेशन किया जाए उसका। ठीक है। थर्ड है फिर जटिल पाठ्य वस्तु को सरल करके समझाया जाए, है ना। जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा पोर्शन है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, पार्ट्स में ब्रेक करके, ठीक है, उसको ईजी वे में समझा सकते हैं। फोर्थ है हमारा, पाठ्य वस्तु को चिन्हों और चित्रों की सहायता से समझाया जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64, शिक्षा का क्या आशय है और शिक्षा की आवश्यकता, उद्देश्य और महत्व बताना है। तो शिक्षा, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? शिक्षा वह माध्यम है जिससे बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, बच्चे में जो जन्मजात या अंतर्निहित शक्तियाँ होती हैं उसको बाहर निकाला जाता है। उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, क्या वो कर सकता है, बेहतर कर सकता है। ठीक है, शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में कुछ न कुछ सीखता अवश्य है। प्लेटो ने डेफिनेशन दी है कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। फ्रोपिल ने कहा है कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक अपनी आंतरिक क्षमताओं को बाहर लाता है। ठीक है, अपनी इनेट कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, शिक्षा। किसके अकॉर्डिंग? फ्रोपिल के। नेक्स्ट है फिर महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और वयस्क के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में निहित सर्वोत्तम क्षमताओं के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है। ठीक है, सर्वांगीण मतलब उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। रूसो ने क्या कहा है कि जीवन ही शिक्षा है। अब शिक्षा की आवश्यकता और महत्व की बात करते हैं। तो आवश्यकता क्यों है हमें इसकी, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड एंड इम्पोर्टेंस। सबसे पहला तो अंतर्निहित क्षमता और शक्तियों का विकास करना। दूसरा है जन्मजात प्रवृत्तियों का परिमार्जन। थर्ड है नैतिकता का विकास। फोर्थ है चरित्र का विकास, ज्ञान में वृद्धि, जीवन की तैयारी, आवश्यकताओं को पूर्ण करना, राष्ट्रीय उत्थान, राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना और जनतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। जनतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को डेवलप करना। फिर शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? एक तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना, कि किसी का गोल क्या है, वो उस चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त करना, चरित्र निर्माण करना, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास करना, जीविकोपार्जन मतलब उसे अर्निंग के लिए क्या करना, उसमें स्किल्स डेवलप करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 64, हमारा हो गया है 65। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट पूछा है और मानकों के आधार को समझाइए। तो देखो क्या होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। गैरेट के अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का दोहरा महत्व है। सबसे पहला तो ये कि यह समूह के सब प्राप्तांकों के औसत को व्यक्त करके समूह की योग्यता को व्यक्त करता है। दूसरा ये है कि यह हमको 2 या 2 से अधिक छात्रों की योग्यताओं की तुलना में सहायता देता है। ठीक है, तो और मानकों के प्रकार जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से? मध्यमान, मध्यांक और बहुलक। ठीक है, मीन, मीडियन और मॉड। सभी बच्चों ने ये पढ़ा भी होगा। मीन क्या होता है? मीन को हम एवरेज या औसत भी बोलते हैं, जिसको सांख्यिकी में हम मीन कहते हैं। अब मीन को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इन सभी अंकों का योग अपॉन में जितने अंक हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट है फिर मीन जो है वो दो तरह से निकाला जाता है।
एक तो है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ठीक है, अनग्रुप डेटा, और दूसरा होता है ग्रुप डेटा के लिए। अब अगर अवर्गीकृत के लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, ठीक है। और अगर ग्रुप डेटा के लिए निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। एफ होती है यहाँ पे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फिर मध्यांक। मध्यांक क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति या मान का मापक है, ठीक है। टेट के अनुसार मध्यांक प्राप्तांकों का समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे के समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और ऊपर के आधे प्राप्तांक होते हैं, ठीक है, और मिड पॉइंट मान लो इसको। नेक्स्ट है फिर बहुलक। क्या होता है, बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति के मान का मापक है, लेकिन बहुलक जो है क्रो ने बताया है कि दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक आता है उसको बोलते हैं बहुलांक, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैंने आपको नंबर दिया, जैसे कि मैंने नंबर स्टार्ट किए, मैंने लिखा 1 2 3 1 1 4 1। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 1 1 आया है ना। तो यही क्या होगा, इसका बहुलांक हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मोड को डिफाइन करने का एक फॉर्मूला और होता है 3 इंटू माध्यिका -2 इंटू मध्यमान, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक के गौण नियमों की विवेचना करनी है। थॉर्नडाइक के जो नियम है हर बार पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएलएड में इससे, ठीक है। बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें मुख्य नियम और गौण नियम, मुख्य नियम भी काफ़ी पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में, ठीक है। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में मुख्य नियमों के नाम बताएंगे, कई बार मैंने बताया आपको। चलिए गौण नियम, इनके 5 नियम होते हैं। सबसे पहले है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार नवीन परिस्थिति में प्राणी तब तक अनुक्रियाएं करता है जब तक कि उसे वांछित सफलता नहीं मिल जाती है। सेकंड है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति के समग्र दृष्टिकोण और मनोवृत्ति से निर्देशित होती है। प्राणी उसी कार्य को अच्छे ढंग से करता है जिसे करने की वो मनोवृत्ति रखता है, ठीक है, जिसमें उसका मन रहता है। थर्ड है फिर आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार प्राणी सीखने की परिस्थिति में सुसंगत और असंगत तत्वों को पहचान कर केवल सुसंगत तत्वों के प्रति, मतलब जो उसे लगते हैं फेवरेबल उसके, उन्हीं को क्या करता है, उन्हीं के प्रति वो रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट है फिर सादृश्यता का नियम। इस नियम के अनुसार नई परिस्थितियों में उसी प्रकार की अनुक्रियाएं करता है जिस तरह की अनुक्रियाएं वह लगभग समान या सादृश परिस्थितियों में पूर्व में करके सफलता प्राप्त कर चुका होता है, ठीक है। वो ऐसी चीज़ें अपनाता है कि जिस चीज़ से उसे पहले सक्सेस प्राप्त हुई है उसी चीज़ को वो फिर से अपनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है फिर फिफ्थ है साहचर्य रूपांतरण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी संवेदनशील परिस्थिति से जोड़कर प्राणी से कोई ऐसी अनुक्रिया कराई जा सकती है जिसे करने में वो समर्थ है। वस्तुतः यह नियम अनुबंधन के सिद्धांत की ओर संकेत करता है। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, वो इनके मुख्य नियमों की बात करते हैं। देखो मुख्य नियम क्या क्या होते हैं, 3 नियम मैंने आपको बताए हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम, ठीक है। तो सबसे पहला है अभ्यास का नियम। अगर हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो वो दिन पे दिन क्या होता है, पक्का होता जाता है ना। बिल्कुल ये कह दो कि वो हमारी उंगलियों पर रट जाती है हमें वो चीज़। तो इस नियम के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर अभ्यास से उद्दीपक अनुक्रिया के बीच का बंधन सुदृढ़ होता है। इसके विपरीत अभ्यास या पुनरावृत्ति की कमी इस बंधन को शिथिल करती है। शिथिल मतलब कमज़ोर कर देती है। आगे बढ़ते फिर प्रभाव का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार जब किसी उद्दीपक अनुक्रिया होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ठीक है, हाँ, उनके मध्य कोई ऐसा परिवर्तन बंधन बनता है जिसके उपरांत या साथ में कोई संतोषजनक परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब अन्य बातों के समान रहने पर यह उद्दीपक अनुक्रिया बंधन सुदृढ़ होता है, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया बंधन के साथ अथवा उपरांत असंतोष परिस्थिति उत्पन्न होने पर शिथिल हो जाता है। देखो क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपने एक लाइन तो सुनी ही होगी कि ओनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना, कि किसी कार्य को करने से हम उसमें कुशल बन जाते हैं, लेकिन
सिर्फ़ और सिर्फ अभ्यास ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम उसे भूलते नहीं हैं। ये तो बात हुई किसकी, अभ्यास के नियम की। और सेकंड मैं आपको बताती हूँ प्रभाव का नियम। देखो प्रभाव का नियम क्या होता है, हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना पसंद करते हैं जो हमें सुख और संतोष देता है। यही इसमें लिखा है कि अगर असंतोष की स्थिति हमें अनसेटिस्फाई है हम उस चीज़ से, तो क्या करेंगे, हम उसको करने में शिथिल हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, या हम उस काम को करेंगे ही नहीं। जिस चीज़ से हमें खुशी मिल रही है, संतोषजनक स्थिति प्राप्त हो रही है, उस काम को इंसान ज़्यादा करता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नियम है इनका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस है। ये नियम कहता है कि बालकों को शिक्षा प्रदान करने से पूर्व ऐसी परिस्थितियाँ देनी चाहिए ताकि बालक जो है वो नवीन ज्ञान को अर्जित करने की जिज्ञासा उसमें उत्पन्न हो जाए और वे नवीन ज्ञान को सीखने के लिए तत्पर रहें। सपोज़ दैट आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो उसको थोड़ा प्रीवियस नॉलेज से जोड़ दिया जाए, ठीक है, हाँ, ताकि वो जो है न्यू नॉलेज को लेने में इंटरेस्ट बनाए रखे। क्लियर है सभी को? अगर आपको लिखना है ये नियम तो मैं बता देती हूँ, देखो क्या है। हाँ, अगर आपको मेरी लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। अगर किसी कार्य को करने के लिए तत्पर रहना, उसे बोलते हैं तत्परता का नियम। और जिस कार्य को करने के लिए हम तत्पर होते हैं हम उसे जल्दी सीख लेते हैं। तत्पर मतलब कि कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकता है। हमें क्या, किसी को भी, अगर आप उस काम को करने के लिए तत्पर हैं, आप चाहते हैं उसको सीखना बिल्कुल कि हाँ मुझे सीखना ही सीखना है, तो कोई भी आपको नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 68। ब्रूनर के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब देखो ब्रूनर के, जेरोम ब्रूनर जो हैं उन्होंने भी 3 सिद्धांत बताए हैं, ठीक है। जेरोम ब्रूनर का सीखने का सिद्धांत और जो पियाजे के सिद्धांत हैं उनमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उन चीज़ में आप, हाँ, उस चीज़ में आप ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंसेस हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इसमें भी संज्ञानात्मक विकास दे रखा है, देखो ये रहा, और पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास है, तो दोनों को कभी कभी एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो पियाजे ने तो 4 अवस्थाएं बताई हैं अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, और ब्रूनर ने बताई हैं 3। सबसे पहली उन्होंने बताई है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरी बताई है संकेतात्मक अवस्था। एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। तो जो तीनों हैं उसको मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ, जैसा कि मैं हमेशा ही बायलिंगुअल बताती हूँ ताकि हर बच्चा कनेक्ट कर सके, किसी को भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो ब्रूनर ने 3 स्टेजेस बताई हैं। एक तो है हमारी इनएक्टिव, दूसरी आइकॉनिक, और तीसरी है सिंबॉलिक, ठीक है। तो पहली हमारी क्रियात्मक अवस्था है। इसमें क्या है, बच्चा क्रिया करके सीखता है, ठीक है, हाँ, एक्शंस के थ्रू सीखता है, जैसे कि हाथ पैर चलाना, साइकिल चलाना आदि बालकों को उसके वातावरण के साथ प्रतिक्रिया करने में सहायता देता है, ठीक है। चीज़ों को वो मोड़ता है, पकड़ता है, काटता है, रगड़ता है, छूता है, पटकता है, इस तरह की चीज़ें जब बच्चा करता है तो वो अपने एक्शंस के थ्रू सीखता है, ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट है फिर प्रतिबिंबात्मक अवस्था। देखो ये क्या होती है, आइकॉनिक स्टेज, जिसमें बच्चा दृश्य चीज़ों को देखकर, जैसे किसी चीज़ का रंग, आकार या चित्रों से देख करके सीखता है, ठीक है। तो क्रिया की जगह देखकर जब वो सीखता है तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। जैसे कि बालक जो है चमक, शोर, गति और विविधता से प्रभावित होता है। जैसे कि उसे बहुत क्या हो रहा है, चमक मतलब जैसे कि सपोज दैट कमरे में बहुत ज़्यादा एकदम से लाइट हो रही है, ठीक है, या फिर लाइट जो है ब्लिंक कर रही है बार बार, तो उस तरफ उसका ध्यान जाएगा, ठीक है। दूसरा है फिर शोर। अगर कहीं पे शोर ज़्यादा हो रहा है तो बच्चा उस तरफ ध्यान देने लगेगा, है ना, उन चीज़ों से वो सीखने लगेगा कुछ ना कुछ। तो जब वो चीज़ों को देख के सीखता है उसको बोलते हैं प्रतिबिंबात्मक अवस्था। थर्ड है फिर संकेतात्मक, जब वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है। सिंबल से कैसे सीखेगा, जब वो भाषा से या फिर प्रतीक मतलब वही सिंबल, उनसे सीखेगा। जैसे कि संकेतात्मक अवस्था में बालक की क्रियात्मक और प्रत्यक्ष समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से हो जाता है। बालक भाषा, तर्क भाषा और गणित सीख लेते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो बालकों की संज्ञानात्मक कार्यक्षमता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 69। बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
तो देखो अधिगम या फिर लर्निंग को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। एक तो अधिगम की इच्छा, उसकी इच्छा है या नहीं है, उसकी शैक्षिक योग्यता कितनी है, उसका बुद्धि का स्तर क्या है, उसका आकांक्षा का स्तर क्या है, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिपक्वता मतलब उसका मैच्योरिटी लेवल, प्रशिक्षण, ठीक है, और सीखने का सामान्यीकरण करने की योग्यता। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या फैक्टर हो सकता है, विषय का ज्ञान, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षण विधि, और ये शिक्षक से संबंधित कारक है, ठीक है, जो शिक्षक यूज़ करता है, ठीक। और व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान मतलब टीचर को जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी पता होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल, ठीक है, समय सारणी, अनुशासन। थर्ड है फिर विषय वस्तु संबंधित कारक हो सकते हैं कि विषय वस्तु की प्रकृति कैसी है, कि टिपिकल है कि इजी है। दूसरा है विषय वस्तु का आकार, ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस तो नहीं है, उसमें बच्चे को बोरियत फील होने लगती है। थर्ड है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का क्रम, कि आप उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ा रहे हैं, बीच में से कुछ भी उठा के पढ़ाए जा रहे हैं, उससे भी बच्चा क्या होता है, इरिटेट होने लगता है। फोर्थ है फिर भाषा, कि आपकी जो है विषय वस्तु में भाषा कैसी है, ठीक है, लैंग्वेज कैसी है, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज ना हो उसमें। विषय वस्तु की उद्देश्यपूर्णता, कि जिस चीज़ के लिए आप उस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं वो आपके उद्देश्य को पूरा करती हो। सिक्स्थ है फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना, ठीक है। और सेवन्थ है विभिन्न विषयों का कठिनाई स्तर। आगे बढ़ते हैं, फिर फोर्थ हमारे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वातावरण से संबंधित कारक। एक तो शिक्षा के अनौपचारिक साधन, दूसरा है शिक्षा के निरौपचारिक साधन, थर्ड है वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, फिर है भौतिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण और मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाल विकास में अधिगम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अगर क्लियर है तो भाई कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिए। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 70। जब बालक किशोरावस्था में पैर रखता है तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं। इस संधि काल का शिक्षक और अभिभावक के लिए क्या महत्व है, ठीक है। किशोरावस्था के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो जब वो किशोरावस्था में पैर रखता है तो क्या होता है, धीरे धीरे वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ता है और उसका शरीर किशोरों की तरह परिवर्तित होने लगता है, लेकिन मन और समय जो है उसका अभी भी बाल्यकाल में ही होता है। शिक्षक और अभिभावक मतलब जो गार्जियंस लोग हैं, आपके पेरेंट्स, उनको इस समय बहुत ज़्यादा सहजता से किशोरावस्था के लिए तैयार करना चाहिए। उसका निर्देशन स्वाभाविक होना चाहिए, उसके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इस समय शिक्षक और अभिभावकों को उसके तेज़ी से होने वाले संवेगात्मक विकास को समझना चाहिए। देखो संवेगात्मक विकास क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट। इस स्टेज में बच्चे के जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी जो है तेज़ गति से दिखाई देते हैं। तो उन चीज़ों को समझना भी अभिभावकों का क्या है, कर्तव्य है, और टीचर का भी, और उसकी विरोधी मनोदशा को स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधियों का वर्णन, ठीक है। प्रोजेक्टिव मेथड जो है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, पर्सनैलिटी टेस्ट हैं ये आपके। देखो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे 71 क्वेश्चन से, और कल हमारा सिलेबस होने के पूरे चांस हैं। लगभग 80 के आसपास आपके क्वेश्चन हैं और 71 पर हम आ चुके हैं, ठीक है भाई। हाँ, तो सभी बच्चे जो हैं इस सीरीज़ में लास्ट तक बने रहना, और प्रीवियस वीडियोस अगर किसी ने वॉच नहीं की है तो वो जाके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकता है, उसके बाद रिवीजन लगा सकता है। उसको कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। किसी बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि भाई हिंदी में उसको वो वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तब भी वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भाई सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।